तो मैं दीपाली टुडू बीए की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज के इस साझा संवाद की होस्ट हूँ। आज के सभी वक्ताओं को और जो अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं और जो समाज की उन्नति और बढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनको और आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरा नमस्कार, जोहार और गुड इवनिंग। हमारा आज का जो विषय है वो है मेंटल हेल्थ एंड वुमेन। ये विषय आज के वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो लंबे समय से दबा हुआ था, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये मानसिक स्वास्थ्य जो है, महिलाओं से जुड़ा जो मानसिक स्वास्थ्य और उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन्हें एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता था। परंतु बदलते वक्त के साथ परिस्थितियां बदली और बदलाव की जो शुरुआत हो चुकी है, उसमें महिलाओं की जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन पर विचार किया जा रहा है, उन पर लिखा जा रहा है और स्वयं महिलाएं आगे आकर जो भी मानसिक परेशानियां हैं उन पर खुलकर अपने विचार व्यक्त कर रही है। और जो भी ये परेशानियां हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी महिलाओं की, उनके जो कारण है और उनके जो भी निवारण है उन पर भी विचार किया जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में जो मानसिक विकारों से पीड़ित महिलाएं और अवसाद और चिंता के जो लक्षण है वो महिलाओं में देखे गए हैं, उनके अनुसार महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक मानसिक विकारों से ग्रसित है। ये जो है इससे स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं किस प्रकार तनाव या अवसाद से घिरी हुई है। वास्तव में अगर देखा जाए तो लड़कियां एक छोटी उम्र से ही जो है वो अवसाद या फिर एक प्रकार से तनाव, उसे कहीं ना कहीं से वो गुजरती आती है। हम आज समानता की बात करते हैं लड़के और लड़कियों में, और भारत के संविधान द्वारा लड़के और लड़कियों को समान अधिकार दिए गए हैं। परंतु इसके बावजूद भी भारत में कई ऐसे परिवार हैं जहां इस कथन को पूरी तरह से पालन किया जाता है कि लड़कियां तो पराया धन है और लड़के माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है। और इसी से लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। बात यहाँ हो रही है लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो उनके साथ जो ये उपेक्षा भाव या फिर उनके साथ जो भेदभाव का बर्ताव किया जाता है, इससे उनमें एक प्रकार की हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, उनके मन में घर कर जाती है। और अगर ये समय के साथ बढ़ती जाए ये भावना, तो एक प्रकार से मानसिक विकार का रूप धारण कर सकती है। धीरे धीरे जब लड़कियां किशोरावस्था में पड़ाव रखती है, तब उनके लिए और एक नई चुनौती और एक नई मुसीबत होती है। यह मुसीबत है कि लड़कियों के साथ जो भी छेड़खानी की जो समस्या होती, वो ये समस्या एक अजगर की भांति उनके सामने मुंह खोलकर खड़ा रहता है। कई बार इन घटनाओं से लड़कियां इस प्रकार आहत होती हैं कि वे उनके जो मस्तिष्क में एक भय का माहौल बन जाता है और कई लड़कियां तो एक लंबे डिप्रेशन में चली जाती हैं। महिलाओं से जुड़ी जो भी मानसिक समस्या है या उनको जो भी अवसाद या चिंता में घिरी होती है, उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि किशोरा अवस्था में लड़कियों का विवाह। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 27% जो लड़कियां हैं उनका विवाह किशोरावस्था में हो जाता है। कम उम्र में लड़कियों के ऊपर एक परिवार का जिम्मेदारी आ जाना, एक परिवार का बोझ आ जाना, उनके साथ कई बार घरेलू हिंसा का मामला आता है, वो इससे पीड़ित होती है। तो वो उन्हें एक सदमे के माहौल में उन्हें रहना पड़ता है, और अगर लंबे समय वो इसी माहौल में रहती है तो उनका जो परिणाम है उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है।
कामकाजी महिलाओं को लेकर बात करते हैं, जो महिलाएं ऑफिस में या कार्यालयों में काम करती है, वे उन पर एक तरफ घर की जिम्मेदारी होती, दूसरी तरफ ऑफिस की। उनको दोहरी उन पर जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह घर की समस्याएं और ऑफिस की समस्याएं पर दोहरे दबाव डालती, वो दोहरे दबाव को झेलती है, और इससे वे कई तनाव में चली जाती है। और इसी कारण ज्यादातर कामकाजी महिलाओं में अवसाद के लक्षण पाए जाते हैं। कुछ महिलाएं जो होती है वो इस तनाव और मानसिक परेशानियों से जूझते हुए, लड़ते हुए वो आगे निकल जाती है, उससे मुक्ति पा लेती है। परंतु सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ महिलाएं जो होती है वे इस अवसाद और तनाव के चक्रव्यूह में इस तरह से घिर जाती है कि वे उससे मुक्ति नहीं पा सकती, और कई बार तो वो अपने जीवन का अंत कर देती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक मानसिक विकारों से ग्रसित होती है। ऐसा क्यों है आखिर? ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा समाज और हमारा जो परिवेश है वो जिम्मेदार होता है। लड़की की जिस तरह से छोटी से परवरिश होती है, उसे सहनशीलता का गुण सिखाया जाता है, उसे सहनशील बनो ऐसा सिखाया जाता है, जिसके कारण अपने जो भी तकलीफें होती है, जो भी तनाव होती है, चिंता, उसको अपने अंदर ही समेटे रखती है, उस अपने आप में घुटते रहती है, जिसके कारण ये समस्याएं धीरे धीरे बड़ा रूप लेके एक बड़ी मानसिक विकार का रूप धारण कर लेती है। हम मानसिक महिलाओं के साथ जो मानसिक उनके स्वास्थ्य है और उनकी जो भी मानसिक समस्याएं, इस पर बात करें, और बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए एक एक करके अपने वक्ताओं को सुनेंगे। और इसके साथ ही मेरा वक्ताओं के से एक अनुरोध है कि वे अपनी बातों को 20 मिनट के अंदर वो खत्म कर दे, तो ये इससे सभी को अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखने का मौका मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर रंजीत कुमार माहली सर को, जो रांची कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही वे एक कवि, लेखक, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरा सर से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपने विचारों को रखें। हाँ, धन्यवाद दीपाली। साथियों जोहार, नमस्कार। साथियों जोहार, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं साझा संवाद का कर इस का मधुर जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने दोबारा मुझे में बोलने का मौका दिया है, और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने विषम परिस्थिति में विभिन्न तरह के सामाजिक मुद्दों पर वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम चलाया है। निश्चित तौर पर समाज को उनका एक बड़ा योगदान है, और समाज भी इसके लिए उनका आभारी रहेगा। पिछले महीने इंग्लैंड की एक पत्रिका है प्रोस्पेक्टस, वो इंग्लैंड में तो फेमस ही है, विश्व प्रसिद्ध है। उस पत्रिका ने दुनिया भर के 50 बुद्धिमान लोगों की एक सूची जारी की है। उस सूची में पहला नाम भारतीय का है। ये हम सबों के लिए खुशी की और गर्व करने की बात है। लेकिन दोहरी खुशी की बात यह है कि पहला नाम जो है भारतीय का है, और वो एक महिला है। उनका नाम है के सैलजा। वो वर्तमान में केरल सरकार में मंत्री के पद पर हैं। सैलजा खुशनसीब हैं कि उन्हें इस तरह का माहौल मिला, परिवेश मिला और पोषण मिला, और उनको सहयोग मिला, और वो ऐसा कर पाई। उनको वो सब कुछ मिला जो कि एक स्वस्थ मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। लेकिन आम भारतीय महिला जो हैं,
वो के शैलजा की तरह खुशनसीब नहीं है। उनको वह समुचित आहार, व्यवहार, विचार और वातावरण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से महिलाओं का जितना मानसिक विकास होना चाहिए या उनका स्वास्थ्य में जितनी तंदुरुस्ती होनी चाहिए, शायद उसमें यह भाव देखने को मिलता है। अक्सर भारतीय समाज में महिलाओं का मूल्यांकन उनके शरीर के आधार पर, उनकी सुंदरता के आधार पर और उनके मासिक धर्म के आधार पर किया जाता है। उनकी योग्यता को, उनकी बौद्धिक क्षमता को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता रहा है। खासकर जो काम वीरता का हो, जो काम साहस का हो, उसमें पुरुष अपना कब्जा मान लिया है या वह मानता है कि उस पर पुरुष का एकाधिकार है और महिलाओं को इस योग वह नहीं समझता। हालांकि यह परिस्थितियां काफी कुछ बदल चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें हम सब भी शामिल हैं। लेकिन एक बृहत जो व्यापक जो समाज है, समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो अब भी नहीं चाहता कि महिलाएं मानसिक तौर पर पुरुष से आगे निकले और स्वास्थ्य के मामले में भी वह पुरुषों को कोई जैसे प्रतियोगिता या चुनौती दे। तो लेकिन अभी की जो परिस्थिति है या शुरू से जो परिस्थिति चली आ रही है, महिलाओं को हमेशा पुरुष समाज ने दोयम दर्जे का माना है और महिलाओं के संदर्भ में पुरुष समाज यही मानता है कि महिला का काम है सुंदरता को ओढ़ना, बच्चा जनना और पुरुषों की भोग्या बन करके रहना। लेकिन इसके बावजूद बहुतेरी महिलाओं ने कुछ ऐसा किया है जो पुरुष समाज को आईना दिखा रहा है। कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें के शैलजा खुद हैं, मैरी कॉम है, कल्पना चावला है। ये इस तरह की जो महिलाएं हैं वो यह साबित कर रही हैं कि महिलाएं जो है किसी भी मामले में और जीवन के किसी भी पहलू में पुरुषों से कमतर नहीं है, पुरुषों से कमजोर नहीं है। और पुरुष जो कुछ भी काम कर सकते हैं या पुरुष जो कुछ भी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, वो सारी भूमिकाओं के लिए महिलाएं फिट हैं और वो किसी भी काम में पुरुषों से पीछे नहीं है। असल में महिलाएं मानसिक तौर पर और स्वास्थ्य के तौर पर कमजोर नहीं है, खासकर पुरुषों से कमजोर नहीं है। ये कमजोर हमारी सोच है या हमारी नियत है, जो महिलाओं को हम अपने बराबर या अपने से ऊपर देखना नहीं चाहते। समस्या यही है। हमें क्या है कि अपनी मान्यताओं और अहंकार के उलट या मानना होगा और स्वीकार करना होगा कि महिलाएं मानसिक और शारीरिक तौर पर पुरुषों से कमजोर नहीं होती है और हमें उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को स्वीकार करना होगा। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो अपना ही भविष्य हम बिगाड़ रहे हैं। महिलाएं में कुछ खास गुण होते हैं जिसमें एक आध दो की मैं चर्चा करूंगा। पहला तो यही है कि संघर्ष, दूसरा संयम और तीसरा सहन शक्ति। ये 3 गुण हैं जिनके वजह से महिलाओं का अस्तित्व अब भी बरकरार है। यदि ये गुण नहीं होते तो शायद महिलाओं का अस्तित्व संभव नहीं होता, जिस तरह का पुरुष समाज ने उस पर साजिश किया है। उदाहरण के तौर पर जब माँ गर्भ धारण करती है और समाज की नजर माँ के गर्भ पर रहती है कि उस पर पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है, पुत्र है अथवा पुत्री है। अगर कहीं ये पता चल जाए कि पेट में पलने वाला, गर्भ में पलने वाला जो बच्चा वो बेटी है, तो हो सकता है समाज जो है उसको गर्भ में ही मार दे। तो पहला संकट और पहली लड़ाई और पहला संघर्ष एक बेटी का माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। खैर, अगर सौभाग्यशाली रही बेटी तो वह गर्भ में नहीं मारी जाएगी, लेकिन जैसे ही वह गर्भ से बाहर आती है और समाज उसके साथ एक दोहरा रवैया, एक दोहरा चरित्र दिखाना शुरू कर देता है।
बेटी अगर स्कूल जाने योग्य हो गई तो एक तो अधिकांश हमारे समाज में परिवार में देखने को मिलता है कि बेटी को पढ़ाने में माँ बाप की बहुत दिलचस्पी नहीं रहती है। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अधिकांश गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं, लेकिन बहुत सारे अब भी ऐसे लोग हैं जो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बेटी दूसरे घर की वस्तु है, उसे दूसरे घर जाना है, उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला भेदभाव यहाँ उनके साथ शुरू होता है। बेटी किसी तरह से पढ़ भी ली तो अब आगे क्या है कि वह शादी करने योग्य हो गई है तो देखना होगा कि वह अपने जाति से बाहर ना जाए। यदि जाति से बाहर जाती है तो उसके साथ फिर दिक्कत होगी, समाज उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है। अगर उनकी शादी हो भी गई या जाति के अंदर भी शादी हो रही है, तब उनको दहेज के लिए, अगर बेटी दहेज नहीं देती है या कोई गरीब बाप अपनी बेटी को दहेज के नाम पर कुछ नहीं दे पाता है तो ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता है। कई खबरें ऐसी आई है, रोजाना देखने सुनने को भी मिलती है कि दहेज ना दे पाने की वजह से बेटी को ससुराल वाले जो है सो जला करके मार भी देते हैं। आगे दहेज से भी अगर पार लग गई बेटी तो सास ससुर की सेवा करना ये हर एक बहू का धर्म हो जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उसको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इतने सारे संकट और इतना संघर्ष बेटा को या पुत्र को शायद ही सहन करना पड़ता हो। ये पुत्रियों की या बेटियों के या महिलाओं की ये गुण है, वो जो जन्मजात लेकर के आती हैं और इनके वजह से वो अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। अन्यथा पुरुष समाज जो है उनके समक्ष खतरा उनके समक्ष खतरा पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। कदम कदम पर उसको खतरा पहुंचाने में लगा ही रहता है। इन सभी संकटों से लड़ती हैं, जूझती हैं, तब वह जो है जीवित रहती हैं। खैर, मैंने ये बताया कि महिलाएं संघर्षशील होती हैं, सहिष्णु होती हैं और संयम के साथ जीती हैं। और इतना संयम, इतना सहिष्णुता और इतना संघर्ष एक पुरुष को नहीं करना पड़ता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? आखिर महिलाओं को इतने संकटों से क्यों गुजरना पड़ता है? इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? इसको जानने से पहले मैं यहाँ जॉन मिल्टन को उद्धृत करना चाहूंगा। वो कहते हैं, मस्तिष्क स्वयं में एक सत्ता है और यह अपने भीतर किसी नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। मिल्टन कह रहे हैं कि मस्तिष्क एक सत्ता है और जब सत्ता है तो उस सत्ता का सदुपयोग भी किया जा सकता है और उस सत्ता का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। पुरुष के संदर्भ में महिलाओं के आलोक में अगर बात करें तो ये साफ और स्पष्ट है कि पुरुष ने अपने मस्तिष्क सत्ता का इस्तेमाल महिलाओं के विरुद्ध किया है। मस्तिष्क में विचार आता है कि शासन करना चाहिए, शासक बनना चाहिए। तो सवाल है कि वह शासक बनेगा तो शासन किस पर करेगा? तो शासक के लिए शासित का होना जरूरी है और शासित वही होगा जो कमजोर होगा। तो पुरुष समाज का पहला जो टारगेट है कमजोर करने का, वो है महिलाएं। यहाँ पर पुरुष अपने मस्तिष्क का या मस्तिष्क की सत्ता का दुरुपयोग करता है और जो कुछ भी नियम संस्कार वो तय करता है उसमें उनकी ये कोशिश होती है कि महिला मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर पुरुषों से कमजोर हो जाए ताकि उन पर शासन करना आसान हो जाए और उनका शोषण करना आसान हो जाए, निर्बाध पूर्वक उनका शोषण किया जा सके। तो इसके लिए वह जो कुछ भी बनाता है या करता है तो इसके केंद्र में रहता है कि आखिर किस तरह से जो है सो महिलाओं को कमजोर किया जाए। बात यह है कि महिलाएं कमजोर नहीं होती हैं, जैसा कि हम या अधिकांश जो पुरुष समाज है मान बैठा है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। वास्तव में महिलाएं कमजोर नहीं होती हैं।
महिलाएं अगर कमजोर हैं तो उसके लिए जिम्मेवार भी पुरुष है, क्योंकि महिलाओं को जो आजादी चाहिए, जो स्वतंत्रता चाहिए और अधिकार को इस्तेमाल करने के जो अवसर होने चाहिए, वो अवसर हमने नहीं दिए। नतीजतन महिलाएं कमजोर हुई और मानसिक तौर पर विकसित नहीं हो पाई या पुरुषों की तुलना में कमजोर है। तो इसके पीछे भी मुख्य वजह यही है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कुछ नाम गिनाया कि के शैलजा हैं, अभी वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में वो शीर्ष पर हैं। तो इसके पीछे वजह है कि उनको अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करने का, अपने विवेक के इस्तेमाल करने का उनको अवसर मिला। इसी तरह से यदि सारी महिलाओं को उनके अधिकारों को इस्तेमाल करने का अवसर दिया जाए तो निश्चित तौर पर महिलाएं जो है सो मानसिक तौर पर जो है वो अविकसित नहीं रहेंगी। अब पुरुष करता क्या है, महिलाएं कमजोर है इसके लिए करता क्या है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो पुरुष समाज ने इसके लिए इनाम और दंड की व्यवस्था कर रखी है। ये इनाम और दंड की व्यवस्था क्या है कि जैसे महिला खाना ही बनाएगी, महिला का काम है खाना बनाना, पुरुष का काम है घर से बाहर निकल करके घर की जरूरतों के लिए जो आमदनी चाहिए, जो अर्थ चाहिए, उसकी व्यवस्था करना। महिला रसोई में खाना तो बनाती है, लेकिन रसोई के लिए जरूरत की जो चीजें हैं, भंडार गृह की चाबी पुरुष अपने पास रखता है। इसका साफ मतलब है कि महिला खाने में क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, इसके लिए महिला स्वतंत्र नहीं है, इस पर पुरुष का अधिकार है। महिला वही बनाएगी जो पुरुष कहेगा, उतना ही बनाएगी जितना पुरुष चाहेगा। और उसमें महिला खुद खाने के लिए भी उतना स्वतंत्र नहीं है, वो तो पुरुष तय करेगा कि महिला क्या खाएगी और कितना खाएगी। ये जो व्यवस्था है वही इनाम और दंड की व्यवस्था है, यानी वो हमारे लिए काम कर देगी तो वो खाएगी। फिर जब पुरुष ऑफिस से घर आता है तो उसकी सेवा करना, हाथ पांव दबाना तक भी वो महिला का काम उनको बता दिया गया है। महिला घर में रह करके वो भी थकी होती हैं, वो भी अपने भूमिका में दिन भर लगी रहती हैं, वो भी थकी होती हैं, लेकिन वो उसके पांव दबाने के लिए वह किसी पुरुष को नहीं कर सकती। लेकिन महिला को पुरुष जो है सो अधिकार पूर्वक ये कह सकता है, कहता है। अब अगर किसी महिला का एक बेटी और एक बेटा हो, तो जब घर में कोई पौष्टिक आहार बना है तो उसमें क्या है कि माँ अपने बेटे को अपने आहार का हिस्सा दे देती है, शायद बेटी के लिए ना हो। तो ये भी जो है इनाम और दंड के व्यवस्था के तहत है। हम सबों को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अब तक हम लोगों ने बहुत अन्याय किया है। अब वक्त है पश्चाताप करने का और अपने पाप को धोने का। महिलाएं हमारी आपकी तरह ही इंसान हैं। महिलाएं हमारे आपकी तरह सोचने विचारने में सक्षम हैं। हर वो काम करने के लिए करने में वह सक्षम है जो एक पुरुष कर सकता है। तो अब जरूरत है कि अपनी सोच को हम सभी बदलें और महिलाओं को उन्हें उनका अधिकार दें जिनका वो अधिकारी हैं, और वो सब अवसर दें जिसमें वो अपने मानसिक और स्वस्थ का जो है सो विकास कर सके। अभी भी एक पुरुष के तुलना में महिलाओं को खान पान की और पौष्टिक आहार की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। लेकिन पुरुष क्या है, वो महिलाओं को ये कहकर दबाता है कि वह घर से बाहर रहता है, इसलिए उसे ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत है। तो जो पौष्टिक आहार महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में थोड़ा कमजोर हो जाती हैं या हो गई हैं। पुरुष और महिला के शारीरिक बनावट की बात करें तो जिस तरह की समस्याओं से मेरा ख्याल है कि महिलाओं को ज्यादा पौष्टिक आहार की आवश्यकता है और पुरुषों की तुलना में खासकर उसे ज्यादा पौष्टिक आहार की आवश्यकता है।
और यदि हम उसके पोषण का समुचित प्रबंध करें तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर में होंगी या पुरुषों से कहीं पार भी चली जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है, और भी वक्ता हैं, उनको भी सुनने का हम लोगों को मौका चाहिए। तो मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। दीपाली। जी सर, इसके बाद मैं सुनीता लकड़ा मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो इस चैट में है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 13 वर्षों से कार्य करती आ रही वे महिलाओं और किशोरियों पर के मुद्दों पर काम कर रही है। तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे इस संबंध में अपने विचार प्रकट करें। थैंक यू सो मच दीपाली, मुझे मौका दिया आप लोगों ने, और इम्तियाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, जितने भी सुनने हैं सबको बहुत जोहार नमस्कार है मेरी ओर से। आज जैसे बातचीत हो रहा है महिला स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में, तो टॉपिक है एक्चुअली ये बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत आसान लगता है सुनने में, पर ये है नहीं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया है, बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत रखा है, और सिचुएशन यही है कि हम जो बात करेंगे वो कुछ प्रैक्टिकल जो है बातें वो करेंगे, जो महिलाओं के साथ काम करने के दौरान देखने सुनने को मिला है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पे महिलाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया है, बहुत सारी चीज़ों पे अभी डिस्कस किया है कि लड़कियां किस तरह से पालन पोषण होता है और किस तरीके से सामाजिक भेदभाव, घर का भेदभाव और सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। हम उसी पे बात करेंगे थोड़ा और प्रैक्टिकल रूप से, कि ये जो चीज़ें हैं दिखने में और जितना आसान होता है, जितना लोग देखते हैं कि बहुत सिंपल सी है, महिलाओं को किस तरीके से लोग लेते हैं, चाहे वो घर में रहने वाली महिला हो, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे वो काम करने वाली कोई महिला हो, चाहे वो एक बुजुर्ग हो। हाँ, तो एक चरण होता है जिसमें महिलाओं को हर एक चीज से जूझना पड़ता है, छोटे से लेकर के बड़े तक, जब वो पैदा होती है तब से लेकर के और मरने तक, इतना इतना सारी चीजों से वो जूझती है। हम सामाजिक रूप से उसको कह सकते हैं कि वो बहुत सहनशील होती है, बहुत जो भी रीजन है वो कह सकते हैं, मगर सिचुएशन यही है कि वो क्रिएट किया हुआ सिचुएशन होता है, जहां पे भी महिलाओं का बात होता है वो पूरी तरीके से क्रिएट किया हुआ होता है। जब जिस तरीके से डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि करंट सिचुएशन यही है कि आज से इतना साल हो गया भारत का आजादी को लेकर, और महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, पर किसी फील्ड में बराबरी नहीं मिलती महिलाओं को, चाहे वो लड़की नौकरी कर रही हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर पे हो, जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से उनके साथ भेदभाव शुरू होती है, यहाँ तक कि पेट में होती है तब से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। पेट में भी पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि उसको मार दिया जाए, या फिर बेटी है तो मार ही दिया जाता है, बहुत बार ऐसा भी देखे होंगे, बहुत सारा आंकड़ा है इस बारे में। मेरा जो अनुभव रहा है इस फील्ड में, कि महिलाओं का जो स्थिति रहा है उसका बहुत बड़ा कारण परिवार भी है, समाज भी है, और हम बचना चाहते हैं उन सब चीजों से कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, पर ये भेदभाव जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एक लड़की में, एक घर में, जब आप स्कूल जाते हैं, बीच में किसी तरीके का छेड़खानी होता है, बीच में किसी तरीके का कमेंट होता है, तो वो जो चीजें हैं वो भी लड़कियां भूल नहीं पाती हैं, वो भी उनको बहुत दिन तक टीस करता है, और कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर घूटती रहती हैं, उन चीजों को किसी से कह नहीं पाती, क्योंकि समाज में हमारे यहाँ कहीं पे स्पेस ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं, ना अपने घर में बात कर सकते, ना माँ से बात कर सकते, ना परिवार से बात कर सकते। हम लोगों ने वो जगह बनाया ही नहीं है अपने परिवार में, अपने घर में कोई एक दोस्त भी नहीं होता जिससे इस तरह की बातें कर सके। तो ये जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे और डिफिकल्ट होता चला जाता है।
आप देखे होंगे कि या फिर हर दिन महसूस करते होंगे कि लड़कियां जो है वो अंदर अंदर घुटते रहती हैं, कहीं वो स्पेस नहीं होता है। जब तक वो माँ के घर होती हैं उनको यही कहा जाता है कि पराया धन हो और आप दूसरे के घर जाने वाले हो, तो एक एक चीज इस तरह से सिखाया जाता है कि मतलब आप ऐसे कर लो तो ये अच्छा होगा, ऐसे कर लो तो ऐसे होगा। यहाँ तक कि इतना मनाही होता है कि उनको हंसना कैसे है ये भी सिखाया जाता है कि हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, जोर से आवाज से बात नहीं करना है। तो ये जो घुटन होता है वो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर असर करता है। और लड़की महिला जो भी है वो सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाती, किसी से नहीं बोलती। यहाँ तक कि शादी के बाद भी शादी के बाद भी वो उसको वो स्पेस नहीं मिलता। जिस घर को वो पराया घर बोल के भेज दिया जाता है, जो अपना घर बोल के भेज दिया जाता है, उस घर में भी वो जो पति होता है वो भी कभी समझने वाला है। बहुत बाय चांस ही ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को समझते हैं। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिसमें अगर लड़की मानसिक रूप से परेशान है तो उनको डॉक्टर के घर नहीं भेजा जाता, ओझा गुनी करा लेते हैं या तो कह देते हैं कि इसका किस्मत का दोष है, ऐसा ही किस्मत लेके आई हुई है। तो डेटा पे हम बोलते हैं कि हर हर दिन हम ये चीजें फेस करते हैं। और हमने ये अच्छे अच्छे घरों में देखा, अच्छे घर इन द सेंस कि जो पढ़े लिखे घर हैं, जो लोग नहीं पढ़ते लिखते हैं उनसे तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि वो थोड़ी रूढ़िगत चीजें हैं, गांव के लोग हैं तो शायद नहीं समझते हों, पर ऐसा नहीं है। हम तो अभी हम झारखंड से दूसरे स्टेट में हैं और हम यहाँ भी महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ हर दिन हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं। महिलाएं अगर बीमार हैं मानसिक रूप से तो उसको उसको अलग ही नजरिए से देखा जाता है, उसको लेते ही नहीं है कि कभी डॉक्टर को दिखा दिया जाए या फिर कुछ। उनको गांव से बाहर कर दिया जाता है, अपने घर से बाहर कर दिया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा, ये उदाहरण हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत सारे चीजें हैं, मगर वहां तक सिर्फ इज्जत के नाम पे लड़कियों को नहीं ले जाया जाता कि अगर लड़कियां बीमार हैं, महिलाएं बीमार हैं मानसिक रूप से, तो उनको डॉक्टर दिखा दिया जाए तो लोग समझेंगे कि खराब हो रहा है। उसके लिए भी उनको कभी भी नहीं लेके जाते डॉक्टर के पास, बस किसी तरीके से उनको बांध तक के रखा जाता है ताकि वो घर में हल्ला ना करे। और उस दौरान भी उनसे काम करता है, पूरी तरीके से काम कराया जाता है। वो करने के लायक ना हो तभी भी, अगर औरत बीमार हो गई है तो मर्द के लिए दूसरा ऑप्शन होता है कि उसको छोड़ दे कि वो पागल हो गई है, उसके लिए अब शादी कर लो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इसको किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से समाज में हमारा परवरिश हो रहा है, किस तरीके से हम लोग महिलाओं को देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके चलते पूरा असर, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं बीमार पड़ते, पुरुष नहीं बीमार पड़ते, पर उनका देखरेख होता है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई हमारे यहाँ रांची में जो रेनपास है, कभी अगर आप वहां मौका मिले तो एक बार जरूर जाना चाहिए कि देखिए वहां पे पुरुषों का संख्या कितना है और महिलाओं का संख्या कितना है। वहां पे पुरुष को लोग परिवार लेके आते हैं, जो मतलब उनको प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, प्रॉपर उनकी देखभाल करते हैं। पर जब महिलाओं का बारी आता है तो उनको छोड़ देते हैं। आपको बहुत सारी महिलाएं ऐसे सड़कों पे मिल जाएंगी जो, क्योंकि रांची में रिनपास है तो आपको अगल बगल, आप उसके जो एरिया है 8 किलोमीटर के दायरे में मेरा घर है, तो वहां से मुझे बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं सड़कों पे मिलेंगी, आपको बहुत ही खराब स्थिति में मिलेंगी। और वहां भी उनके साथ कुछ चीजें अच्छी नहीं होती, वहां भी उनके साथ दरिंदगी किया जाता है। उनके जो पेट में पलने वाले बच्चे हैं उनके साथ रेप किया जाता है। बहुत बहुत सारा इतना इतना बुरा दौर मैंने देखा है महिलाओं के साथ में काम करते हुए कि एक स्टोरी हम बताना चाहते हैं, नाम नहीं लेंगे, पर एक स्टोरी बताना चाहते हैं। एक संभ्रांत परिवार की महिला थी, देवघर की रहने वाली, और वो उनको कोडरमा में एक रेस्क्यू गृह में रखा गया था। रेस्क्यू गृह नहीं कह सकते हैं, जहाँ पे महिलाओं का देखरेख होता है, जहाँ पे वैसे जो मेंटल हेल्थ से जूझ रही होती हैं ऐसी महिलाओं को ला के रखते हैं। लगभग 25-30 महिलाएं हैं वहां अभी भी। तो वहां पे देखा कि एक महिला अच्छी हो गई, मतलब उनको प्रॉपर मेडिसिन मिला, देखरेख हुआ, केयर हुआ, सपोर्ट हुआ। और मेंटली इतना लड़कियां इमोशंस में फंस जाती हैं कि वहां इन सब चीजों को सही तरीके से देख रेख करते हैं और वो खुद का काम खुद करती हैं, समाज के बारे सोचती हैं, खुद के बारे सोचती हैं। और वहां से उनको उसके घर पहुंचाया गया। ठीक होने के बाद उनके घर वालों ने उसको उसी समय निकाल बाहर कर दिया। और वो काफी रिच फैमिली थे, मतलब अच्छे पैसे वाले लोग थे,
और उनको वहां से घर से निकाल दिया गया कि ये मतलब हमारे घर में नहीं है, अब हम लोग इसको क्योंकि ये बाहर रही है, पता नहीं इसने क्या किया होगा नहीं किया होगा। तो ये जो चीजें हैं महिलाओं को लेकर के कि अगर वो थोड़े दिन भी घर से बाहर हैं, पागल है, बीमार है, बहुत तरह का दोषारोपण उनके ऊपर होता है और उनको निकाल बाहर कर दिया गया। हम लोगों ने 2 से 3 बार उसको पहुंचाने का कोशिश किया घर, और फिर वो कभी उनके घर वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत बार एफआईआर करके ये करके कोशिश किया कि चलो उसी बहाने कम से कम वो रख लेंगे, पर वहां उसके साथ और बुरा होता। बाद में एनालिसिस में लगा कि अगर वो रख भी लेते तो उसके साथ वो अच्छा नहीं करते, बल्कि उसको और तकलीफ देते और उसको कोशिश करते कि घर से निकल जाए, और शायद उसके हालात और बुरे होते। तो ये दौर भी रहता है महिलाओं की लाइफ में कि कहीं पे वो उसको वो जो हम कहते हैं कि बहुत सेफ होना चाहिए, बहुत सुरक्षित होना चाहिए, पर सवाल यही है कि सुरक्षित और सेफ रहने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, किस जगह पे? जब अपने घर पे सेफ नहीं है, अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, अपने घर वाले केयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन करेगा? और समाज तो पूरी तरीके से इतना कंजस्टेड हो चुका है, और महिलाओं के मुद्दे पे तो जैसे जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने आप को कि हम मॉडर्न कहते हैं, वैसे वैसे और कुंठा बढ़ता जा रहा है। अभी एक स्टडी कराया था हम लोगों ने, अभी मैं चंबल में काम कर रही हूँ बुंदेलखंड में, और यहाँ पे एक स्टडी कराया था, उसमें 47% लड़कों ने कहा कि लड़कियों को मारना चाहिए अगर वो घर से बाहर जाती हैं। तो सोच लीजिए कि ये जो इस तरीके की जो चीजें आ रही है, वो 18 से 29 साल के बच्चे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि लड़कियों को मारना चाहिए अगर वो घर से बाहर जाते हैं। तो हम किस मेंटालिटी में जी रहे हैं? अगर हम समाज को दोष दे रहे हैं, हम परिवार को दोष दे रहे हैं, या दूसरों को दोष दे रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि इंडिया खराब हो गया है, भारत में ये चीजें हैं, तो कौन लोग हैं वो कहने वाले? हम सब लोग तो इसी समाज में जी रहे हैं, इसी घर में रह रहे हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को? तो बहुत बहुत हम सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, हम बिल्कुल कहानी जो भी मेरा होगा, जो भी बात होगा, हम रोज देख रहे हैं वो चीजें। हम एक ऐसे ऐसे मीडिया हाउस वालों को भी जानते हैं जो लोग अपने तो खूब अच्छा मीडिया हाउस चला रहे हैं, और उनके घर के महिलाएं जो हैं वो बीमार है और उनको घर से निकाल दिया गया है। तो ये खास जाति विशेष का हम नहीं कह सकते, पर ये भी है कि महिलाओं का कोई जाति नहीं होता है, ये भी हम मानते हैं। अपने काम के दौरान ये हमको सीखने को मिला है कि महिलाओं का कोई भी जाति नहीं होता है। महिलाएं पानी की तरह हैं, उनको जहां डाल दो उस तरीके का। वो जाति विभेद तो लोगों ने बना रखा है कि ये और वो और ऐसे, हर तरह हर जाति में महिलाओं के साथ यही है। चाहे जैसे भी लोग हैं वो इसी तरीके की महिलाओं के साथ में करते हैं, चाहे वो रिच फैमिली हो, चाहे वो पुअर फैमिली हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो खुद को संभ्रांत कहते हो, चाहे जो भी तरीके का हो। हम किसी खास जाति को नहीं बोलेंगे, पर मैंने सब जाति में मैंने ये देखा है, चाहे वो जाति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, मगर मैंने सब जगह पे ये देखा है कि महिलाओं का कोई जाति विशेष का कोई वो नहीं है, हर जगह पे वो सेम चीजें करते हैं उनके साथ में। कुछ सिचुएशन यहाँ है कि जो लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख गई हैं, पढ़ लिख इन द सेंस कि अपने पैर पे खड़ी हो गई हैं, थोड़ा चीजों से लड़ना सीख रही हैं, तो ऐसे लोगों को भी पागल घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो किसी मुद्दे को लेकर के समाज में आवाज उठाती हैं, तो उनको बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि अरे ये तो पागल है, ऐसे बोलती रहती है, ऐसे सवाल करती रहती है। तो ये भी चीजें हैं समाज में, इस तरीके की चीजें भी हम देखते हैं कि ऐसा भी दोषारोपण आपके साथ हो सकता है। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए निकले हो, सवाल उठाना सीख रहे हो, बातें कर रहे हो, और समाज को भी एकत्र नहीं कर पाता है। तो ये जो चरण है, ये हम ये नहीं कहते कि आप एक समय में, जैसे अभी कोविड का टाइम है, अभी का जो कोरोना का टाइम है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में महिलाएं हैं, क्योंकि उनको पहले क्या था कि जब तक कोविड नहीं था तब तक कम से कम 2 घंटे उनको आराम करने का मौका मिल जाता था। पर अभी देखिए उनके घर में सभी फैमिली के लोग हैं, पूरा घर का जिम्मा उनके ऊपर होता है, काम का, कपड़े का जिम्मा से लेकर के, खाना बनाने से लेकर के, ऑल ओवर चीजें। और नई नई डिश भी बनाना है महिलाओं को, सीखना भी है महिलाओं को, ट्रेनिंग कुछ नहीं मिलता है ना, करना सब कुछ होता है। और हमारा भारत में हम देवी बोल के और एक चढ़ा देते हैं कि भाई देवी हो, है ना, तो देवी भी बनना है, खुद बना के रखना है खुद को, अच्छी महिला भी बनना है, अच्छी बेटी भी बनना है, अच्छी पत्नी भी बनना है। इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि आपको थक गए, मरने वाली स्थिति में है, तभी भी आप उठ के काम करते हैं। हम बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं जो रात को 12 बजे 1 बजे सोती हैं और सुबह फिर 5 बजे से उठ के कंटिन्यूअसली काम करती हैं।
और उनका कोई केयर करने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। अगर वो बीमार भी हैं तो कोई एक मेडिसिन ला के उनको देने वाला नहीं होता। बुखार है तभी भी वो बुखार में काम करती रहती है। तो इसका सीधा असर किस में पड़ेगा? स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और हम ये भी देखते हैं कि लड़कियां इमोशनली हैं, इमोशनली बनाया जाता है लड़कियों को। आपको कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है तो आप इमोशनल होंगे ना। और वो नेचुरल भी है, वो नेचुरल भी है कि इमोशनल है, इमोशनल होना गलत नहीं है। पर उस इमोशंस का जो फायदा उठाते हैं और उनको टॉर्चर करके और परेशान करके जो बीमार करते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। तो कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि आप अपने भी घर में महसूस करते होंगे, हम दूसरे घर की बात नहीं करते हैं। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तभी भी घर का पूरा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे से लेकर सास ससुर से लेकर के परिवार में जो भी लोग हैं, सबका जिम्मा एक लड़की के ऊपर, एक महिला के ऊपर होता है। और ये बातें जो है वो चाह के भी किसी को नहीं कह सकती। वो थका हारा रह जाए मगर वो किसी से बोल नहीं सकती। कोई जितने भी पुरुष होंगे, यहाँ पे हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर सच बात यही है कि वो खुद को थका हारा महसूस करते हैं। वो थोड़ा पैर में तेल लगाना और कमर में तेल लगाना वो चलता रहता है, मगर महिलाओं के साथ ये कभी नहीं है। तो किस तरीके से महिलाओं को पाला पोसा गया है, किस तरीके से उनके ऊपर इतना उम्मीद किया जाता है, कभी उनको इंसान समझते भी हैं या नहीं समझते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जितना भी चीज है, हम लोगों को सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये जो फोकस है, ये जो आज जो जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। और इस मुद्दे को लेकर के हम सबको सोचने का जरूरत है। तभी इंसान अगर समझ लिया जाए, एक महिला को एक उतना ही सम्मान दे दिया जाए, उनको भी थोड़ा इज्जत, सपोर्ट और केयर परिवार में, तो क्यों वो जूझेंगी इन सब चीजों से? क्यों इतना मतलब बुरा हालात होगा? जिस जगह पे अभी हम रहते हैं वहां सोचिए 72 साल 75 साल हो रहे होंगे, महिलाओं ने आज तक चेहरा से बाहर हटा के किसी को देखा नहीं होगा, वो पूरी तरीके से ढपी हुई रहती हैं। तो 72 साल में क्या बदल गया? 72 साल वो महिलाएं मतलब अपने आप को पर्दे में रखी हुई हैं। 72 साल वो महिलाएं अपने बात नहीं रख पा रही हैं। 1 साल 2 साल के बाद वो निकल लेंगी, यहाँ से खत्म हो जाएगा उनका लाइफ। वो कितनी महिलाएं हैं, मतलब हजारों नहीं करोड़ों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको शायद दुनिया का दर्शन भी नहीं हुआ होगा घर से। ऐसी महिलाओं को हम जानते हैं जो लोग अपने गली से अगर निकले तो दूसरे मोहल्ले जाके गुम हो जाएं। ऐसी भी महिलाओं को से हम मिलते हैं हर एक दिन। तो एक तरफ हम कहते हैं कि समानता आ गया है, लड़कियां बराबरी कर रही हैं, लड़कियां कल्पना चावला बन रही हैं, मगर हम बनने कितना दे रहे हैं? कितने लोगों को हम बाहर आने दे रहे हैं? कितनी लड़कियों के ऊपर विश्वास करके उनको हम बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए? आप घर का ही हालात अगर देखेंगे तो घर में ये सिचुएशन है कि लड़कों के लिए हम जितना भी पैसा खर्च करना हो कर सकते हैं। लड़के जैसे ही मैट्रिक करते हैं उनको गाड़ी और मोबाइल और तरह की चीजें दे दिया जाता है, और लड़कियों को मोबाइल तक नहीं दिया जाता। सीधे कहते लड़कियां बिगड़ जाएंगी। कैसे बिगड़ जाएंगी? क्या पैमाना क्या है बिगड़ने का लड़कियों का? कैसे बिगड़ जाएंगी? मतलब अगर फोन मेरे पास है, कोई 15 साल की बच्ची के पास अगर फोन है और सेम फोन 15 साल का लड़का के पास है, तो लड़का नहीं बिगड़ रहा, लड़की कैसे बिगड़ जा रही है? बहुत बहुत सारा चीज है जिसके बारे में हम लोगों को खुद सोचने की जरूरत है। नहीं तो कितने सारे बात हम करेंगे और ऐसी बात निकल के चला जाएगा। बात है उनको केयर करने का, सपोर्ट करने का, थोड़ा उनको भी सम्मान देने का। लड़कियों को भी परिवार में उतना ही महत्व दिया जाए जितना देना चाहिए बराबर में। तो शायद ये सिचुएशन से थोड़ा बचे। और हम कहते हैं मेरा कि अगर बीमार है तो जैसे नॉर्मली हम बीमार होते हैं, कहाँ नाक में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, उसी तरीके से हमारा दिमाग भी है, बहुत लोड पड़ता है, हम उसमें भी थोड़ा बीमार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस जिस तरीके से हम देख रेख करते हैं, अगर मेरा टांग टूट गया है तो उसका हम एक्सरे भी कराते हैं और प्लास्टर भी कराते हैं। पर हम मानसिक रूप से अगर बीमार हैं तो हम समाज के डर से और परिवार के डर से डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। तो ये चीजें अगर सही होने लग जाए, थोड़ा केयर और सपोर्ट मिलने लग जाए, प्यार मिलने लग जाए, देखरेख होना शुरू हो जाए, तो शायद ये चीजें ना हो। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि सवाल बहुत हैं, चिंताएं बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, मगर इस बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। और हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि ये जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू करें, अपने घर के आसपास, अपने खुद के
लाइफ में लागू करें, तभी जाके ये चीजें होंगी, नहीं तो फिर होना कुछ नहीं है, सब ऐसा ही चलता रहेगा। और सब महिलाओं के मुद्दे पे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता, या फिर अगर हम महिला के मुद्दे पे बात करें तो कह दिया जाता है कि ये तो नारीवादी है। हाँ है नारीवादी, इसमें क्या गलत है? अगर नारीवादी है भी तो क्या गलत है? क्योंकि हम उस चीजों को झेल रहे हैं, हर एक दिन हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो हमसे बेहतर कौन समझ सकता है उस इशू को? तो नारीवादी होना क्या गलत है? खुद को अगर हम गलत समझते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम अगर खुद को कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल मेरे में खुद बीत रहा है, या फिर हम देख रहे हैं अपने अगल बगल महसूस कर रहे हैं, और हम वहां पे महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो हम है नारीवादी, इसमें क्या गलत है? तो चीजें बहुत है, किस तरीके से पितृसत्ता हमारे ऊपर हावी होता है, महिलाओं के पालन पोषण, लड़कों के पालन पोषण, पुरुषों का देख रेख, पुरुषों का खान पान, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ घर से शुरुआत करने की बात है। घर से शुरुआत करें तो शायद सिचुएशन इतना क्रिटिकल ना हो, शायद चीजें और बेहतर हों, और दोबारा जब हम लोग इस पे बात करें तो शायद पॉजिटिव वे में बात कर पाएंगे। बस हम इतना ही कुछ कहना चाहेंगे, और आगे फिर बस आपसे सबसे यही आग्रह करेंगे कि नेक्स्ट टाइम खुद के ऊपर भी थोड़ा काम करने का जरूरत है, और चीजों को समझने का जरूरत है। धन्यवाद, जोहार। जी, इसके पश्चात मैं प्रोफेसर संजय कुमार को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो युवराज दत्ता पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वे राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, जो कि विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते रहते हैं। सर से अनुरोध है कि वे इस विषय के संबंध में अपने विचारों को रखें। धन्यवाद दीपाली, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं इस तकनीकी मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं, और मजे की बात यह है कि कुल अभी 22 लोग जुड़े हैं, और जिसमें 11 महिलाएं जुड़ी हैं और 11 पुरुष जुड़े हैं, यानी आधी आबादी इसमें जुड़ी हुई है। इश्तियाक जौहर साहब, आपने बड़ा ही एक ज्वलंत विषय लिया है, और सच तो यही है कि इस टॉपिक पे बात करना मतलब दिए को दीपक जलाने के समान है, और आसान नहीं है। इस टॉपिक को कैसे, किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए, इस पे कैसे विचार किया जाए, किस प्रकार से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, विशेषकर इस कोरोना के समय। क्योंकि कोरोना के समय अब यह विषय पुनः एक बार चर्चा के केंद्र में आया है, और स्वाभाविक सी बात है, अभी मेरे पहले पूर्व वक्ता मैडम सुनीता जी कह रही थी, इस कोरोना में बाकी कुछ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है। किचन से लेकर घर की पूरी जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर आ गई। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि विषय केवल आज मानसिक स्वास्थ्य और महिला है, मैं कोशिश यही करूंगा कि इस बात को केंद्रित करूं, क्योंकि इतना व्यापक ये विषय है कि भटकाव की पूरी संभावना बनी रहती है। ये मानसिक स्वास्थ्य है, 3 बातों से जुड़ा हुआ होता है, वो चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो। सबसे पहले जो मुझे लगता है वो यह है कि आप किस प्रकार का भोजन ले रहे हैं, किस प्रकार का खान पीन आप ले रहे हैं। पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज यह है
कि आप किस प्रकार का एजुकेशन आपको प्राप्त हुआ है, कहां तक आप पढ़े हैं, और तीसरा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इन दोनों चीजों से महत्वपूर्ण, कि आपके जो सामाजिक सरोकार हैं और पारिवारिक संस्कार, यह दो बातें मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक सरोकार और पारिवारिक संस्कार, इन दो तत्वों को भी अगर शामिल कर लिया जाए, जो कि सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो महिला के मानसिक स्वास्थ्य एवं मैं तो ये कहता हूं कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से भी यह उतना ही जुड़ा हुआ है। तो इस कोरोना काल में क्या हुआ कि सारे लोग घर में कैद हो गए, बंद हो गए। 3-4 महीने तो इसी प्रकार से गुजरे, और इन 3-4 महीने में पहला महीना तो ये रहा, लोगों को लगा कि चलो पिकनिक है, पिकनिक मना लिया जाए, बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आप पाएंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक विचलन होने लगा घरों में, परिवारों में, लोगों के आपसी व्यवहारों में कुछ मनोवैज्ञानिक विचलन शुरू हो गया। और यह मनोवैज्ञानिक विचलन, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पारिवारिक संस्कार और सामाजिक सरोकार, इन दो मुद्दों से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पारिवारिक सामाजिक सरोकार से पूरी तरीके से हम कट गए, और पारिवारिक संस्कार के नाम पर माता पिता या पति पत्नी और बच्चे तक हम लोग सिमट कर रह गए। कल तक जो बात पिकनिक के तौर पर स्थापित थी कि हमें पिकनिक मनाना है, वही धीरे धीरे अब बोझ लगने लगा। तो यह जो परिस्थिति है वह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, और न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बल्कि इससे जुड़ी हुई अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सभी को वह प्रभावित कर रही है। पूर्व वक्ताओं ने जो भी आर्थिक पक्ष रखा है, जो भी अन्य पक्ष रखा है, जो परिवार के अंदर जो घटनाएं, दुर्घटनाएं और तमाम सारी चीजें होते रहती, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज का ताना बाना कुछ ऐसा है कि हम केवल चर्चा कर लें और चीजें सही हो जाए, कदापि संभव नहीं है। इसके लिए हमें स्वयं अपने अंदर यह परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे स्वयं के पुरुषत्व और हमारे स्वयं के नारीत्व में परिवर्तन करना पड़ेगा। यह दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तब जाकर इसमें कोई सार्थक परिवर्तन हो सकता है। तो कोरोना काल के दौरान यह जो परिस्थितियां उभर कर सामने आई, तो जो हमारा खोखला आदर्श है उसने एक आकार ले लिया। क्योंकि अभी तक हम अपने आप को बहला रहे थे, लेकिन जब परिस्थितियां बदली तो हमारी स्वाभाविकता, एक बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि शिक्षा और डिग्री, ये एक अंतर समाज के बीच स्थापित होना चाहिए। सरकार ने जो दायित्व जो निभाना चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, या बल्कि मैं यूं कहूं कि सरकार ने शिक्षा के बगैर डिग्री देने का काम किया है, और लोगों ने इसको इस रूप में समझा कि अब तो मैं पीजी हो गई या हो गया, और अब मैं एक मेरे अंदर यह कुव्वत आ गई है कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो डिग्री के आधार पर
तो देखिए आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती। आर्थिक समृद्धि तभी आ सकती है कि जब आप शिक्षा से जुड़ेंगे, शिक्षा के जरिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह लोगों तक पहुंचाएंगे, तो शिक्षा वह माध्यम है। और मुझे यह भी कहने में गुरेज नहीं है कि पिछले 70 वर्षों में भारत में साक्षरता की दर बढ़ी जरूर है, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरा है। तमाम बड़े मैं तो कह सकता हूं कि प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सही तरीके से लिख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो बड़े पदों पर। मैं ऐसे वाइस चांसलर को भी जानता हूं, लेकिन ये सारे के सारे राजनीतिक पद बनकर रह गए हैं और जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो बातें हैं वह बहुत पीछे छूट। तो शिक्षा के जरिए महिलाओं के अंदर एक समानता का जो भाव आना चाहिए था, जागृत होना चाहिए था, वह तो हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रहता हूं, लखीमपुर खीरी लखनऊ के पास, लगातार जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ घटनाएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, मुझे तो कम से कम यह नहीं लगता कि हम एक सभ्य समाज में रह। सबसे पहला सवाल तो जो मेरे दिमाग में यही आता है कि जो शिक्षा है, क्या वाकई यह शिक्षा है, या जिस समाज का निर्माण हमने किया है जिस शिक्षा के आधार पर, उस समाज के अंदर यह खोट है। और यह मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ आज की समस्या नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य पिछले 70 वर्षों की देन है, पिछले 150 वर्षों की देन है, और लगातार इस प्रकार से यह चीजें होते चली आ रही। तो केवल चर्चा करने से तो काम नहीं बनने वाला है, बिल्कुल स्पष्ट कहना है। निश्चित तौर पर इस पे अपने घर के अंदर से परिवर्तन का मैं निश्चित होता हूं, और मुझे लगता है कि दिस इज द फॉर्मूला विच वन शुड अडॉप्ट, और विच एवरी person should adopt in his family, in his milieu, in his environment. मुझे ऐसा लगता है कि सभी को यह चीज अपनाना चाहिए, और वह सूत्र बड़ा ही सरल है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को कहता हूं, सूत्र बड़ा सिंपल है। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, मेरा स्पष्ट मानना है। दूसरा सूत्र है कि सॉल्यूशन इज वेरी मच वॉकिंग नियर द प्रॉब्लम इटसेल्फ। जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वह समस्या के नजदीक कहीं टहल रही। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि समस्या तभी आती है जब उसका पहले से सॉल्यूशन हो चुका होता है, बन चुका होता है। बिना सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। मैं इस पे बिल्कुल एडमेंट हूं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या सॉल्यूशन नहीं है और प्रॉब्लम आ गया, ऐसा संभव नहीं है। ये सूत्र है। महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इस सूत्र को अगर आप अप्लाई करिए तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाएं आज सबसे ज्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य या एक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा कहां प्रभावित है? दो ही जगह, या तो वह अपने घर, या फिर अगर वह कामकाजी महिला है तो अब कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय लगा है परिवार में, या अगर वह कामकाजी महिला है तो अपने काम के। यह चीज से अगर इसकी
स्पष्ट मानना है, मैं जब भी कोई बात करता हूँ विदाउट सॉल्यूशन मुझे बात करने में अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज इस मंच के माध्यम से यह सॉल्यूशन कार्य हुआ तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है और मैं कहता हूँ दिस काइंड ऑफ गांधीयन वे आल्सो, इन अदर वर्ड्स यू विल आल्सो कॉल लाइक इट। तो ये एक अलग एक ये बात है। तो इस सूत्र को अगर अपनाया जाए तो काफी हद तक चीजों से निजात पाई जा सकती है। हम इंसान हैं, इंसान फितरत है, इंसानी जो बुनियादी जरूरतें हैं उस नाते हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, सारी, लेकिन सारी चीजों को कनेक्ट कीजिए। जो मैंने कहा है, अगर हमारे अंदर शिक्षा होगा तो हम अपनी समस्या को समझेंगे, हम अपने समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि हमने डिग्री से अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की है तो हम कभी भी कदापि भी सॉल्यूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए मेरा मानना है कि बजाय दूसरों को दोष देने के हमें स्वयं अपने अंदर आत्म अवलोकन करना होगा, आत्म एक विवर्तन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि देखिए, जो भी क्वेश्चन हो सभी लोग मैसेज बॉक्स में डाल दें, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं का जवाब दे सकूं। तो आत्म अवलोकन ये तभी संभव है जब आत्म अनुशासन की भावना आ जाए। तो आत्म अवलोकन जब आपके अंदर यह भावना जैसे ही आती है, आत्म अनुशासन की भावना भी स्वयं ही आ जाती है। किसी के कहने से आत्म अवलोकन नहीं संभव है, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर जब आप स्वयं अपने ऊपर दृष्टिपात करते हैं, स्वयं अपने अंदर जब झांकने का प्रयास करते हैं, तब लगता है कि या देयर इज सम काइंड ऑफ मिसमैच बिटवीन माय एक्शन एंड वर्ड्स। ये ऐसा महसूस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के जो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, और मैं तो शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को जोड़ता हूं, कि इसकी शुरुआत अगर आप देखें, और क्या नाम है, आरती जी आपके क्वेश्चन का भी इसमें जवाब है कि महिलाओं का उत्पीड़न कहां से शुरू होता है। स्वयं उनके घर से शुरुआत होती है। उस डॉक्टर को दोष देना बंद कीजिए जहां आप जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी हो रही है, इसको कोख से पहले ही मार दो ना। यह भावना आपके मन में पहले स्वयं आ चुकी है कि नहीं, हमें अपने बच्चे को, लड़की को पैदा नहीं करने देना है, और यह भावना आपको खींच कर लेकर जाती है उस डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो पैसा कमाने के लिए बैठा है, आप उस डॉक्टर को दोष मत दीजिए कि पैसे के लालच में वो बैठा है। वो है, बिल्कुल आपको भी पता है कि उस पैसे के लालच में वो ऐसा काम कर रहा है, लेकिन आपके अंदर का जो लालच है, आपके अंदर का जो भाव है कि हम कैसे एक लड़की को मार सकते हैं, पहले उसे मारने की जरूरत है। अपने उस लालच को, अपने उस स्वार्थ को, अपने उस डर को, अपने उस भय को मारने की जरूरत है। और तब जाकर आप कह सकते हैं कि नहीं, हम महिला और पुरुष के बीच में कहीं कोई अंतर स्थापित नहीं करते। तो एक महिला के उत्पीड़न की शुरुआत उसके घर से हो जाती है, बेटी के तौर पर, बहन के तौर पर, माँ के तौर पर, पत्नी के तौर पर, शुरुआत वहीं से होती है। सबसे ज्यादा समय उसका वहीं बीतता है, और इसलिए उत्पीड़न की शुरुआत भी वहीं होती है। इसलिए मेरा मानना है कि महिलाएं, खास तौर से डिग्री धारक नहीं, पढ़ी लिखी महिलाएं, डिग्री धारक महिलाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिन्होंने डिग्री को ही सर्वोपरि मान लिया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान लिया है, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो समझती हैं कि नहीं, संस्कार क्या होता है, विचार क्या होता है, सुविचार क्या होता है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, महिला और पुरुष के बीच में, बच्चे, बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद नहीं होती। मैं आज भी ऐसे परिवार की बात करता हूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मुझे नहीं लगता है, समाज का एक डर है नो डाउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी दिमाग में यह बात भी आती हुई कि बेटा और बेटी में कहीं कोई अंतर है। बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता, मैं तो कहता हूं कि बेटी जिस घर में नहीं है वह घर बेकार है, बिल्कुल बेकार। बेटी बिना घर सुना होता है। बेटी तो समझिए घर की स्वर्ग होती है, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकती है।
और बेटियों को जितना प्यार कीजिए, जितना प्यार इनको दीजिए, वो ईश्वर के रूप होते हैं। आप जैसा करेंगे, एक पिता के रूप में बेटियों को जैसा करेंगे, स्वाभाविक ये तय मान के चलिए कि जब उनकी शादी होगी, अपने ससुराल जाएगी, वही चीज वहां वह देंगी। ये संभव ही नहीं है। आपने अगर गाली उनको दी है तो ससुराल में जाकर वह गाली ही देंगी। और यह कहना कि सास ने जुल्म किया, ये थोड़ा कहना ज्यादती होगी। तो संस्कार और सरोकार, ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने इसलिए यह बात शुरू में ही रख दी थी। और इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी ये चीजें, लेकिन बड़े धैर्य की जरूरत होती है, बड़े लंबे समय की जरूरत होती है। इसलिए बहुत ही साधारण तरीके से ये कहना कि महिलाएं सदियों से ऐसा होते जा रही हैं, लेकिन आज भी दहेज संबंधी अगर कोई घटना घटती है तो आप देखते हैं कि उसमें ससुर से ज्यादा सास का रोल होता है, उसमें अ, देवर से ज्यादा ननद का रोल होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक महिला ने दूसरे महिला को नहीं समझा। उसने यही समझा कि आई है बाहर से और अच्छा खासा माल लेकर आएगी और अच्छा खासा वो करके आएगी। एक महिला ही दूसरे महिला की दुश्मन बन जाती है और वो धीरे धीरे अपने पति की, अपने बेटे की इस प्रकार से वो कान भरती है कि वे भी विवश हो जाते हैं। ज्यादातर केसों में, दहेज के मामले में मैंने जो महसूस किया है, बाकी केसेज अलग है, लेकिन वह महिला यह नहीं जानती कि वो स्वयं भी कितना प्रताड़ित है। तो ये असंख्य प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को एकदम से समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो सूत्र है, जो मुझे लगता है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर, जीवन के किसी भी प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही सार्थक तरीके से उनको एड्रेस कर सकता है, उनको बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है। इन सूत्रों को समझना बहुत जरूरी है। और मुझे तो रूसो की यह बात बड़ी अच्छी लगती है। जब पढ़ता था तो नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगती है कि कला और विज्ञान की उन्नति ने मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर दिया है। तो लगता था ये कैसा विचारक है जो इस प्रकार की बातें कह रहा है और इतना बड़ा महान विचारक है। लेकिन अब लगता है कि नहीं, कला और विज्ञान की उन्नति ने मनुष्य को कैसे पथ भ्रष्ट किया है, यह बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि कैसे किया। क्यों? क्योंकि कला और विज्ञान ने हमारे ज्ञान खोला है, हमारे केवल आर्थिक तत्वों को खोला है। जैसा कि इस समय हो रहा, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन और इस प्रकार की सारी बातें जो हो रही है, सिर्फ पक्ष को ध्यान में रखकर हमने अपने पूरे विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाया है। और बाकी सारे सरोकार को, चाहे वह महिला से जुड़ी बात हो, चाहे वह हमारे शिक्षा से जुड़ी बात हो, चाहे हमारे समानता की बात हो, वो सब धीरे धीरे एक करके छूटते चले जा रहे। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण बिंब है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको अप्लाई किया जाए, बहुत ही सिंपल लिविंग की बात है। मुझे तो गांधी से बेहतर विकल्प और कोई लगते नहीं है। गांधी को एक बार समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और उनको उनके अंदर झांकने की जरूरत है। गांधी को देखिए और विवेकानंद, ये दो चीजें मुझे लगता है इनका संगम कर लीजिए, सब कुछ समस्या का समाधान संभव है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मुझे आपने मौका दिया, और जौहर साहब आपका भी विशेष तौर से। और मुझे लगता है कि खास तौर से जो आज यहाँ महिलाएं जो उपस्थित रही हैं, उनको भी कुछ बात मेरी तरफ से अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि उसका जरूर अगर अनुसरण करें, और अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो जरूर प्रश्न करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः साझा संवाद के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका पुनः इस्तकबाल। थैंक यू। अगर कोई Thank you क्वेश्चन so हो तो much, आप sir. कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू आरती जी। हाँ दीपाली कुंडू क्या था? जी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है।
हाँ पूछिए। जी, जैसे कि मतलब ऐसा मतलब आसपास में या फिर ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि जहाँ अभी के टाइम में मतलब जो पेरेंट्स है वो लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। तो लड़कियां मतलब ऐसे हालात में वो कैसे मतलब अपना संघर्ष करते हुए वो अपना मतलब पढ़ाई को और इसके साथ ही मतलब वो जा सकती है, पढ़ाई को मतलब जारी रख सकती है। देखिए, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये सारी बातें हो रही हैं, तो भारत में वही बात है ना कि भारत के संदर्भ में अगर आप है, एक महिला है या बेटी है, बेटा है, जो भी है, तो उस सेंस में तो आप पहले से ही आप हाशिए पे खड़ी हैं। यह भाव तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं। रही बात कैसे आगे बढ़े महिला, तो सूत्र वही है कि अगर उसकी माँ, छोटी बच्ची अगर है, अगर उसकी माँ मजबूत नहीं होगी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसकी माँ मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो जी मुझे तो सर। यही लगता है। लेकिन कई बार जो उनकी माताएं होती है वो खुद शिक्षित नहीं होती है तो वो अपने मतलब बेटी को कैसे सपोर्ट करेंगे? यही अच्छा यही 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 तो प्रॉब्लम है। मैंने क्या कहा कि अगर नहीं वो मजबूत है या सक्षम नहीं है तो बेटी भी उसके पीछे रह जाती है। बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो जी वैसे स्थिति में समाज का दायित्व बनता है कि इस प्रकार के महिलाओं का या इस प्रकार के परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। देखिए, हम इस धरती पे आए हैं, यह धरती हम सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। लेकिन फिर भी इसी धरती पे कोई बिलियनायर है और कोई एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी तरस रहा है। तो ये असमानता जो है वो बहुत बड़ी है। किसी ने ये सवाल भी रखा था कि जब तक असमानता संबंधी प्रश्नों को नहीं सुलझाया जाएगा तब तक महिला और पुरुष संबंधी बातें करना बेमानी है। शायद सुजय जी ने ये बात रखी थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो असमानता संबंधी यह जो बातें हैं, जब तक आर्थिक विषमता नहीं दूर होगी तब तक संभव नहीं है कि इन प्रश्नों को पूरी तरीके से सुलझाया जा सके। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए आरती जी, बोलिए। जी सर। सर व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू क्योर ए वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, प्लीज। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है मेंटल हेल्थ के लिए अगर सफर वो कर रही है एक्चुअली तो प्रॉब्लम हो गई थी सर जिसकी वजह से कट गया। कोई बात नहीं, हम लोग जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। देखिए, अगर मेंटल प्रेशर है तो अगर वह बेटी है तो माता पिता से उसको संबल मिलना चाहिए। अगर वह पत्नी है तो उसको पति से वह संबल मिलना चाहिए। बहुत स्वाभाविक सी बात है। जी ये दो बातें बिल्कुल क्लियर कट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप हर एक महिला को अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए कि वह मेंटल स्ट्रेस बेटी के तौर पर मिल रहा है या पत्नी के तौर पर मिल रहा है या माँ के तौर पर। यह चीज जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो समाधान भी आपको मिल जाएगा। जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी सर। हाँ ठीक है। और कोई एनीबॉडी? जौहर साहब कहाँ है? जौहर साहब को तो सुन लें। इश्तियाक साहब कहाँ है? सर मैं तो असल में आप लोग की बात जो है गौर से सुन रहा था और इसी चिंतन में डूबा हुआ हूँ कि इस चीज को कैसे जो है जमीनी स्तर पे जो है ना मतलब काम किया जाए। जी और आज सबसे बड़ी बात है कि कम से कम इस विषय पे ना कोई राजनीतिक दल ना कोई सामाजिक संगठन जो के मतलब इस पे खुल के बात करना चाहती है। कम से कम एक बार हम लोगों ने बात कर रहे थे, हम मैं और रंजीत महली साहब ने कहा कि ये विषय जो महिला का है कि कोई उठाता नहीं है जल्दी। अगर आप उठाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब आज है कि अगर एक दो वेबिनार अगर हम लोग और भी कराते जाएं इस पे तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं पे जो है ना लोगों का ध्यान जाएगा और फिर वो है ना लेना शुरू करेंगे। तो कम से कम एक अच्छा है कि आप लोग के सहयोग से कम हम लोग जो है
एक मतलब एक शुरुआत करने वाले लोगों में से हो गए हैं। मेंटल हेल्थ पे तो इससे पहले हफ्ते में भी हम लोगों ने एक यूपीएससी वाला ग्रुप में भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने मेंटल हेल्थ पे प्रोग्राम कराया था। और उस वक्त में आज बताइए कि आज फॉर एग्जांपल दीपाली एक बहुत बड़ी उदाहरण है मेंटल हेल्थ के बारे में, कि वो लड़की एक गांव की थी, है जो हमारे जमशेदपुर की ही है, और वो बगल गांव है जो हाईवे से सटा हुआ है, और उसे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसको मालूम भी नहीं था। और इत्तेफाक की बात है कि उसके गांव में आज के वर्तमान में जो कोडरमा एसपी हैं वो बहुत ज्यादा ही मतलब सामाजिक काम करते हैं, तो उनको लेके गया था। और वो सब थोड़ा सा फिर भी पुलिस के इसमें वो नक्सल एरिया कहलाता है। वो रात हो गई थी, शाम हो गई थी, दरी में बच्चे बैठे हुए थे, फिर भी वो गए थे वहां पे, मतलब बिना कोई स्कॉट, बिना किसी पुलिस के। तो बच्चे लोगों को अपना इंटर के बाद क्या कैरियर होता है, ये सब क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, तो नहीं मालूम था ना, कोई गाइड करने का। आज का जो दीपाली का जो सवाल था जिस जो आपसे की थी, वो उसी से संदर्भ में है कि अगर ग्रामीण एरिया की कोई बच्ची जो है पढ़ना चाहती है, ना उनके माँ पढ़े होते हैं ना पिताजी पढ़े होते हैं, तो वो फिर कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो है कि हम समाज का जो दायित्व बनता है कि हम इनको कैसे आगे लेके जाते हैं। और इस एक प्रतिभा है, इस मतलब हर किसी के अंदर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रतिभा होता है। तो इस लड़की के अंदर पहला बार जब हमने इसको दिया कि आज का जो प्रोग्राम है तुम होस्ट करोगी, बहुत तो अच्छा किया पहले आपने, बहुत अच्छा किया। तो बहुत वो हिचकिचाई। इससे पहले वाला जो मेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ था ही, वो भी टॉपिक मेंटल हेल्थ पे ही था, तो हिचकिचाई। मगर प्रोग्राम में ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मतलब है ना पहला बार कर रही है, होस्ट कर रही है। कॉन्फिडेंट था उस लड़की के अंदर। आज ये लड़की जो है वो यूपीएससी का तैयारी कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एक दृढ़ संकल्प होगा और एक जो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगी, तब अगर वो जिंदगी में कैसा भी परिस्थिति आएगा तो वो उसे हार नहीं मानेगी। और एक प्रोग्राम में मैं दिल्ली गया था, वो साइकिलिंग का था। वो इसके पारा ओलंपिक जो बार्सिलोना मतलब इसमें है, ब्राजील में जो जसविंदर क्या उनका नाम था, पारा साइकिलिस्ट ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उन्होंने कहा था इस एक बात, उनको जब स्टेज पे बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, जगविंदर सिंह, उन्होंने कहा उनका दोनों हाथ नहीं है और वो सारा काम पाँव से करते हैं। उनका अगर आप गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा तो जगविंदर सिंह जो है वो पारा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे, मतलब 2014 या 15 में इसमें पारा ओलंपिक गेम्स में। तो दिल्ली में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे है ना हमेशा कहीं ना कहीं टीस मारते रहती है, कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो मरते नहीं है कभी भी, मतलब सुसाइड नहीं करते, दे आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो जीना सीख जाते हैं। और हम जो जिसके पास हमारे पास बुद्धि होता है वो इतने कमजोर होते हैं कि तुरंत है ना सहन नहीं कर पाते हैं और सुसाइड जो है उसी क्रम में हो जाता है। और एक आरती जी ने जो सवाल किया था कि मेंटल हेल्थ जो है मतलब कैसे पता चलेगा, मेरा अपना खुद का कजन जो है वो इस रोग से ना ग्रसित हुआ, तो मगर जब तक उसका बढ़ गया तब तक है ना बहुत लेट हो चुका था, मतलब कि फिर भी ऊपर वाला का दुआ है कि वो ठीक हो गया वो लड़का। मगर क्या होता है कि शुरुआती दौर में कि इस बीमारी को पता नहीं चलता, पता चलना भी क्या है कि आदमी सोचता है ये लड़का खाली बैठा हुआ या लड़की है तो थोड़ा सा ज्यादा बोलने लगी है, पढ़ने लिखने लगी है तो थोड़ा सा बोलने लगी है। तो उस भावना से है ना धीरे 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 बीमारी जो है ना बढ़ते जाता है। या फिर आप देखिए अगर उसको आप किसी को अगर बहू है तो उसको अगर आप ज्यादा, वो बेचारी हर बात में गुस्सा हो जा रही है, या वो कोई औरत मर्द है कोई हर बात में गुस्सा हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल है ना डिप्रेशन का शिकार है।
ये सब चीज जो है ना मतलब घर से ही मतलब होता है, और घर में ही इसको है ना कहीं अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो आगे उस बीमारी को रोका जा सकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।